हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद केमिस्ट्री का स्कोप, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इसके अलावा यूनिट्स को एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखी। अब जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 1.4 वाला टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे इन दो वीडियो में के साथ साथ आपको इसी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के बी सीरीज के रूप में, फर्स्ट बी सेकंड बी के रूप में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और एसर्शन भी मिलेंगे। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप उसको अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए। अभी मैं 1.4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1.4 वाले टॉपिक का, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, इसमें एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगा कि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि आपकी बुक में भी दिया है और अपन को भी समझ में आना चाहिए कि रेफरेंस इंडेक्स एक्चुअली, रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या है। देखिए, रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे आप किसी को रेफरेंस देंगे कि यार आप विनर एजुकेशन वाले संतोष सर का आप वीडियो देखिए, तो ये आपने रेफरेंस दिया। उसी तरीके से रेफरेंस का मतलब होता है कि किस रेफरेंस में हम जो यूनिट्स हैं उनको स्टैंडर्ड बना के बैठे हुए हैं कि भाई इसको मीटर कहेंगे और इसको 1 kg कहेंगे। ये किसने और कब दिया था, हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रेफरेंस में हम यहाँ पर जो बात हुई कि रेफरेंस स्टैंडर्ड बना क्यों, एक्चुअली अगर हम 1800 के आसपास देखें तो यूरोप में अधिकांश जगह पर फ्रांस का बहुत ज्यादा बोलबाला था। फ्रांस का काफी ज्यादा कह सकते हैं कि वो डोमिनेट करते थे। तो ऐसी कंडीशन, फ्रांस को छोड़ के अपन वैसे ही अगर बात करें तो मेजरमेंट के लिए, जैसे किसी मास को मेजरमेंट करना है तो यूनिट क्या होना चाहिए, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी यूनिट हुआ करती थी। जैसे पाउंड पाउंड यूनिट हुआ करता था किसका, इंग्लैंड का हुआ करता था। और लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए अधिकतर यूरोप कंट्रियों में फीट का यूज किया जाता था। परंतु जैसे अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो वो मास के लिए किलोग्राम यूज करते थे, किलोग्राम ग्राम यूज करते थे, किलोग्राम या ग्राम यूज करते थे, छोटी यूनिट ग्राम के रूप में। अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो मास के लिए हम लोग शेर का यूज करते थे और लेंथ के लिए हम गज का यूज करते थे। अब इन सब में क्या दिक्कत होती थी उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम यूं समझ लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं लेंथ के लिए बात कर रहा हूं। तो भाई पहले तो यूरोपियन की बात करें कि लेंथ, अगर वो बोलते थे कि भाई लेंथ जो है फीट है, तो ये फीट किसको बोला जाता था, ये फीट जो है ना, वहां के किंग के पैर की साइज को बोला जाता था। राजा के पैर की साइज को फीट बोला जाता था। अब इस फीट में अगर इंग्लैंड के राजा का, मान लेते किसी भी देश के राजा का फीट किसी का बहुत बड़ा है और किसी का छोटा है, तो भाई इसका जस्टिफाई कैसे किया जाए। ऐसे ही अलग अलग कंट्रियों में बहुत ज्यादा इस तरीके का डिफरेंस चलता रहता था। इसलिए सबसे पहले यह सोचा गया कि भाई हम मास सब जगह एक जैसा यूज करें। तो कई कंट्रियां इसमें शामिल हो गई और इसके लिए क्या किया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया। यह जो डिपार्टमेंट है वो फ्रांस में ही बनाया गया और इसको ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में, यहाँ से इंटरनेशनल ये डिपार्टमेंट बनाया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट बनाया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऑफ मेजर्स। और ये कहाँ पर इसका डिपार्टमेंट बनाया गया, जो फ्रांस है उसी के जैसे छोटा सा उसके बगल में कोई शहर है, उसको अपन वर्ष कहते हैं। तो ये वर्ष में, वर्सेस में इसको डिपार्टमेंट को बनाया गया। और 1889 में प्लेटिनम एक मेटल होती है, प्लेटिनम, प्लेटिनम एक मेटल होती है और दूसरा इरिडियम भी एक मेटल होता है, इरिडियम, इरिडियम। इन दोनों मेटल को मिलाकर
एक एलॉयस बनाया गया। एलॉय आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 10th में भी 9th में भी एलॉय बनाया गया। ये जो एलॉय है प्लेटिनम इरेडियम को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लेटिनम इरेडियम का जो बनाया गया एलॉयस, यह एलॉयस जो है ना बहुत ज्यादा ही रिलायबल है। किस सेंस में कि इसको हाईली, बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब किसके लिए कि कोई भी केमिकल रेजिस्टेंस है हाईली, यानी कि केमिकल अटैक, इसके ऊपर कोई भी केमिकल डालोगे तो ये बहुत कम रिएक्टिव यानी न के बराबर रिएक्टिव नहीं करता है। तो ये रिएक्ट नहीं करता है। टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब टेम्परेचर के कारण ये एक्सटेंड हो जाए और टेम्परेचर को कम किया जाए तो ये श्रिंक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। दूसरी फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और तीसरी बात इसकी जो सबसे खासियत थी कि लंबे समय तक इसके जितना आपने इसका पीस रखा वो पीस वैसा का वैसा बना रहता है और लंबे समय तक ये रिलायबल रहता है, विश्वसनीय रहता है। इसलिए इसका एक टुकड़ा लिया गया, उस टुकड़े को सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाया गया। यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल रहा होगा और अभी भी है ये रखा हुआ वहां पर, थोड़ा सा ये इस तरीके का, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा गया। ज्यादा बड़ा नहीं था, 1 mm का था। मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बड़े साइज करके बता रहा हूँ। इस तरीके का सिलेंड्रिकल के फॉर्म में रखा गया और इसको एयर टाइट, एयर टाइट जार में, एयर टाइट जार में रख दिया गया ताकि एयर वगैरह का भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। कब? 1989 में। और जो कंट्रियां इनके साथ हो गई बिजनेस ट्रेड में करने के लिए, उन कंट्रियों ने इसके ऊपर साइन कर दिया कि भाई हम भी अपने यहाँ इसी, जितना इसका इसका वेट है उसी को हम 1 kg मानेंगे। इस तरीके से कभी भी 1 kg बोला गया तो इसके रेफरेंस में उस बांट को बनाया गया। जैसे आपने पुराने बांट अपने इंडिया में देखे होंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं, या कुछ इस तरीके के बांट आपको इंडिया में 1 kg के आपको, या 5 kg के मिलेंगे, 2 kg के मिलेंगे। उसके पीछे देखेंगे तो एक ऐसा एम्प्टी प्लेस होता है, छेद होता है। इस छेद में जो हमारे यहाँ का ब्यूरो, ब्यूरो और वेट और मैनेजमेंट मेजर का जो डिपार्टमेंट है ना, वो आपको वहां पर ले जाना पड़ता है शॉपकीपर को, और उसको अपने वेट का क्या करना पड़ता है, उनसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो कम ज्यादा जब ये होता है ना तो इसमें एक मेटल भर देते हैं और सील लगा देते हैं। तो शॉपकीपर कहता है भाई मैं अपने बांटों को, वेट को सील लगवाने जा रहा हूँ। जब कई बार इंस्पेक्टर आते हैं फिर उनकी चेक करते हैं पीछे सील लगी है या नहीं लगी है। अगर सील नहीं लगी होती तो इनके ऊपर केस दायर हो जाता है कि भाई ये इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे ये, इसलिए इनके ऊपर केस किया जाए, इन्होंने ठगी की होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सील लगाना जरूरी होता है बांट पे या तराजू पे, यानी कि बैलेंस के ऊपर। उसका किससे कंपैरिजन किया जाता है? इसी से कंपैरिजन किया जाता है जो कि रखा गया है कहाँ पर? फ्रांस के सर में। इसके इस तरीके से इसको 1 kg का वेट बनाया गया। अब कौन जाए फ्रांस वगैरह, कौन जाए, तो कहने कोई और नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो भाई अभी भी नया तरीका ढूंढा जा रहा है, इसके लिए कुछ नया तरीका मिले। अब उनमें नए तरीके में और कुछ तो नहीं मिला, किंतु एक बात यह हो गई कि जो प्योर क्रिस्टल था, प्योर अल्ट्रा अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल कह सकते हैं, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल को लिया गया और इसके ऊपर एक्स रे से डिटर्मिनेशन करके, डिटरमाइन करके यह प्राप्त करने की कोशिश की गई कि कितने इसमें इसकी एटॉमिक डेंसिटी, इसकी एटॉमिक डेंसिटी है ना, डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी वो जो 1 kg का प्लेटिनम इरिडियम का था ना उसके इक्वल हो जाए। तो 106 पार्ट में 1 तक के लिए, वन वन जो है प्रोबेबिलिटी इस से मेज खा रही थी जो कि प्लेटिनम इरिडियम के पास था। तो वेरी टिपिकल टास्क है ये, इसलिए इसको इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। आज भी जो तोलने के लिए, वेट के माप के लिए इसी का ही यूज किया जा रहा है, किसका? प्लेटिनम इरिडियम का। यहाँ तक का आपने इसको देखा। तो ये वेट का लिए था, और ये जो कुछ मैंने आपको बताया वो इस नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा और उसको बढ़ा लेता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मैं 1 मिनट के लिए बस इसको बढ़ा रहा हूँ, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा और इसकी साइज, ये वाली जो डेफिनेशन है आपको दिखाई दे, इसके लिए मैं थोड़ा और इसको और बढ़ा देता हूँ, ये वाली। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने ये सारा बता दिया। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि टाइम लेंथ के लिए, लेंथ की बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो लेंथ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लेंथ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इसको वापस में छोटे फॉर्म में ले आऊंगा, या चलो इतने बड़े फॉर्म में ही रहता है तो रहने दो इसको। लेंथ के रूप में बात कर देते हैं कि लेंथ क्या है। एक्चुअली लेंथ के बारे में बात करें तो वही बात रिपीट की गई थी जो कि मैंने आपको बताया, फ्रांस की इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, मेजर। तो उसमें क्या किया, वापस एसी प्लेटिनम इरिडियम की रॉड ली गई। इस रॉड को कई साइंटिस्टों के कंसेंट में 2 मार्क किए गए, एक मार्क एक साइड और दूसरा मार्क एक साइड। इस तरीके से ये जो लेंथ थे, जहां से इस साइड से राइट हैंड साइड से जो लेंथ थी उसको 0, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसको 100 बना दिया गया। इस तरीके से इसको इक्वल 100 पार्ट में भी मार्क कर दिया गया। इस तरीके से इस रॉड को बोला गया कि भाई हम पूरे कभी भी बोलेंगे तो इसको अपन 1 मीटर कहेंगे। तो 1 मीटर, ये वाली रॉड को 1 मीटर कहा गया, कौन सी, प्लेटिनम इरिडियम की। अब वो तो ये वहां पर रखी हुई है और सेफ है आज भी, पर वहां जाने की जरूरत नहीं, नए तरीके भी ढूंढे गए। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहां पर रखा जाता है इनको, रॉड को। और ये कब किया गया, 1960 में मेजरमेंट की नीड हुई, कई कंट्रियों ने इसके ऊपर साइन किया। अब क्या हुआ कि मतलब पहले की गई सन मैंने इसको 1889 में इस रॉड के लिए, इसके बाद 1960 में आगे और इसको चेंज किया गया। 1960 में बोला गया कि भाई अगर कोई लेंथ को अगर हम डिफाइन करें तो, अगर सेकंड के रूप में बात, जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन एक मेटल होती है, क्रिप्टॉन से जो लेजर निकले, लेजर लाइट निकले, लेजर लाइट जो निकलेगी उसकी लेंथ कितने सेकंड में, टाइम के कितने सेकंड में, तो बोला गया कि भैया टाइम का 1 6 पॉइंट कर देता हूँ, 1.6507373 इंटू 10⁻⁶ टाइम में जो, लेजर निकलती है, उस लेजर की लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। बड़ा टिपिकल टास्क था, इसलिए इसको भी हटाया गया। अब इससे ज्यादा रिलायबल वाली आ गई, आज भी वही यूज करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में मीटर बनाना है तो हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट है वो ट्रेवल करे समय के कितने सेकंड में, 1 सेकंड है, इसको डिवाइड करेंगे अपन टू 9979245 8 सेकंड को, 1 सेकंड को इतने में डिवाइड करने पर वैक्यूम में जितनी लाइट स्ट्रेंथ को, लेंथ को कवर करती है, उसे 1 मीटर कहते हैं। तो वो लेंथ कितनी कवर करती है, इतनी ही करती है जो ऊपर लिखी हुई है, तो इतनी ही लेंथ को कवर करती है, इसको 1 मीटर कहा गया। इस तरीके से आज 1 मीटर की डेफिनेशन ये ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। क्या, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2997923 सॉरी 79245 8 को डिवाइड करने पर, तो जितना, उतने समय में जितना लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर कहा गया। इस तरीके से ये बाकी और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको रेफरेंस के रूप में बताया गया। ये रेफरेंस, इस रेफरेंस में स्टैंडर्ड करके बताई गई हैं। तो ये आपकी बुक में थी, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। हालांकि इसका आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और भी फिजिक्स में पढ़ने को मिल सकता है, तो वहाँ पर भी आप इसको देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपको फिजिक्स में भी काम आने वाला है। अब हम देखते हैं
अनसर्टेनिटी। देखिए ये जो बुक की लैंग्वेज में जो भी हो, आपको वन वर्ड में समझ में आना चाहिए। आप इसको दूसरी बार नहीं पढ़ें तो भी आप बता सकें, आपको आना चाहिए कि एक्चुअली ये होता क्या है, अनसर्टेनिटी क्या होती है। चलिए हिंदी में इस वर्ड का अगर मीनिंग देखें अपन, कि अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता। अनिश्चितता क्या होती है? अनिश्चितता। निश्चितता, अनिश्चितता होता है इसका मीनिंग। अब यहाँ पर अगर आप कोई आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अब ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पूछेंगे, तब आप इसको थोड़ी हिंदी में बोल देंगे अनिश्चितता। आपको वन वर्ड में क्या बोलना चाहिए कि अनसर्टेनिटी, दैट इज मींस इन द मेजरमेंट, in the last digit have many doubt। लास्ट डिजिट में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो वी आर ओनली एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इन द मेजरमेंट द लास्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमलो बोलो तो ज्यादा बेटर, आफ्टर द डेसिमलो लास्ट डिजिट हैज मेनी डाउट और एरर। ठीक है ना, डाउट होते हैं और एरर होते हैं लास्ट डिजिट में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। देखो यहां से मैं एक एग्जांपल दूं तो शायद आप बहुत बेटर तरीके से इसको समझ जाएंगे। जैसे मैं यूं कहता हूं कि जैसे आप किसी शॉप पे गए और शॉप वाले ने आपको फॉर 250 का कोई बिल बनाया, 250 और 60, मतलब मेजर ग्राम में मेजर कर रहा, ठीक है ना, मेजर किया 6 टू 250.6 ग्राम आया। अब 250 ग्राम, कभी कभी ये लास्ट वाला क्या हो रहा था, कभी कभी क्या हो रहा था इसमें, इसमें ऐसा हो रहा था कि कभी ये 7 हो जा रहा था, कभी 6 हो जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम मेजरमेंट देखें तो कभी 6 कभी 7, कभी 6 कभी 7। तो इस लास्ट डिजिट में क्या हो रहा था? अनसर्टेनिटी थी, +1 की या -1 की। इसी को ही अपन अनसर्टेनिटी के रूप में कहते हैं। अब हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट क्या होता है वो आगे अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंट, पर यहाँ मैं बता ही देता हूँ। अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये 250 हुआ और फिर 6 ग्राम हुआ, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दुकानदार है वो हमें ये बढ़ा के दे दे, या अगर यहाँ पर हम केवल यहीं तक मानते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 ये सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब हम यहाँ तक की का हिसाब किताब उससे करेंगे। पर वो अगर राउंड अप कर देता है तो इस तरीके से कर देता है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर अब 3 माने जाएंगे। ये अगर आगे अपन आ रहे हैं इसमें, पर बस मैं आपको अनसर्टेनिटी का यहाँ पर मीनिंग बता रहा था, अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। अब अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में लास्ट डिजिट में जो रहते हैं प्लस माइनस की अनसर्टेनिटी रहती है, वो क्या रहती है? ह्यूमन का जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है मेजरमेंट करने का, या कभी हम जिस एपरेटस से मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर कुछ एरर है तब हो सकती है। इसके ऊपर डिटेल आगे ही आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? देखिए क्या होता है कि जैसे आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए प्रीवियस क्लासेस में कि 6.022 या 23 इंटू 10⁻23, ये क्या है? एवोगेड्रो नंबर है। अब जब ऐसा नहीं लिखा जाता था तो कैसे लिखा जाता होगा? ऐसा लिखा जाता होगा, ये 0000 करके 23 जीरो बता दिए जाते के रूप में लिखा जाता था। तब साइंटिस्टों को लगा ये तो भाई बड़ा गलत है, ऐसे कई हमारे पास फिगर आएंगे और हम उनको क्या इस तरीके से लिखते जाएंगे, पूरी कॉपी फुल हो जाएगी। वो तो भला हो भी जाए, पर हम इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे इसको, जो दिक्कत वाली है।
पहले बोलेंगे 10, 100, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्या बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? कि भाई साइंस में कोई भी नंबर हो तो हम उस नंबर को इस तरीके से नहीं लिख के, हम इस तरीके लिखेंगे कि वन नेचुरल डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी एक नेचुरल डिजिट होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट, और ये जो पूरा नंबर जो रहेगा वो पॉइंट के बाद चला जाएगा 2, 3, और जितने उस पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, चाहे जीरो हैं या जो भी हैं, उसको हम 10 दी पावर करके उतने उतने डिजिट को, पॉइंट के बाद उतने डिजिट को हम 10 के ऊपर पावर लगा देंगे। जैसे अगर ये 23 है तो पावर लगा देंगे 23। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कैसे हम लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और फिर 5, 6, 7, 8, 9 इनटू 10 दी पावर क्या कर देंगे, जितने आपने डिजिट, यूं मानो कि इस पूरे नंबर के बाद डिजिट है, यूं माने आप दशमलव है, तो मतलब आप डेसिमलो को इस साइड लेके आ रहे हैं, अपने साइड ला रहे हो। जब डेसिमलो को आप अपने साइड ला रहे हैं, कितने डिजिट में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के बाद आप अपने साइड ला रहे हो, तो इसको क्या करोगे, इस 5 लाया तो इसके ऊपर 5 लिख देंगे अपन, पावर 5। और अगर सपोज कोई नंबर ऐसा होता, 0, 0, 0, 2, 5, 7, ऐसा मान लेते नंबर ऐसा था, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट था, अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो अब इस डेसिमल को आप इस साइड ले आ रहे हो, कहाँ पर, आपसे दूर ले जा रहे हो, कितना, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद पॉइंट, यानी 2.57। तो क्योंकि आपसे दूर जा रहा है, 5 गया तो माइनस का 5, मतलब आप अगर इसको लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जीरो को लेके, डेसिमल को लेकर, तो जितने डिजिट आप राइट साइड जाएंगे, आपको उतना नंबर माइनस में करके एक्सपोनेंट के रूप में लिखना होगा। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको बताया। अब साइंटिफिक नोटेशन कहते कैसे हैं, एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे, और ये होता क्या है तो कैसे बताएंगे, उसको देखिए। आप इसको कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि जब किसी नंबर को, ये नंबर है, जिस किसी नंबर को आप 10 दी पावर, पहले सॉरी, कैपिटल एन इंटू 10 दी पावर स्मॉल एन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसमें कैपिटल एन जो है वो क्या है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है, ये 1 से लेके 9 तक हो सकता है, मतलब 1.0 से लेके 9.99 हो सकता है। तो ये नेचुरल नंबर है। और ये कौन सा, कैपिटल एन। तो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन जो है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी पावर है। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं, पर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो तो बात की बात है, आप पढ़ के इसमें से कर सकते हो। मैं अपने इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बता देता हूँ। व्हेन अ नंबर is represent as in the represent as the form of n into 10 the power n is known as presentation scientific notation, where n is the natural number from 1 to 9 and n is the exponent which is it has the value negative or positive, maybe negative or positive। तो इस तरीके से बताना है। वेन वी राइट द, यहाँ पर मैंने लिखा है केसेस को परफॉर्मिंग करेंगे, वे यहाँ पर ये लिखा है ये पूरा कि वेन वी रिमूव द डेसिमलो इन लेफ्ट हैंड साइड, जब हम डेसिमलो को लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे तो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, जिससे मैंने फिर से बताया 2, 5, 7, 6,
8, तो यहाँ पर मान लें 0। तो हम इसको जैसे ही लेफ्ट साइड ले आएंगे तो आपको 10 के ऊपर पावर कैसी लगानी पड़ेगी, प्लस में लगानी पड़ेगी। 10 दी पावर कितने, 1 2 3 4 5, 10 दी पावर 5। और अगर डेसिमलर को अपन राइट हैंड साइड अपन मूव कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड मूव करने के लिए 1 1 2 3 4, तो 2.5 इंटू 10 दी पावर -4, इस तरीके से अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। when a number represent in the form of n into 10 the power n is known as scientific notation, where n is a natural number, which value will be 1 to 9, and small n is the exponential number, uh, exponent having the positive or negative value। तो इस तरीके से आप इसको साइंटिफिक नोटेशन को बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। अब नेक्स्ट है अपना, ये पेज आपका लगभग क्लियर हुआ, और आप चाहें तो इसमें स्क्रीनशॉट इसका ले लें, है ना। इसमें और कुछ तो हाँ, इसमें यह है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके साइंटिफिक नोटेशनल वाले नंबरों की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट पेज में है। तो इस पेज को तो मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट पेज को मैं ले आ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा है, फिर भी अपन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यूं कर देते हैं, ठीक, फिर ले आएंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन वो वाली थी, और डिवीजन की थी। तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन की थी पहली पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन वाली कैसी होती है कि जैसे साइंटिफिक नोटेशन में कुछ नंबर दिया गया है और उसको हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे। देखो ये मैंने यहाँ पर करा, इसी को दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने के लिए फिर मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। ये नंबर है 10 दी पावर 8, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 9.6 इंटू 10 दी पावर 6, ठीक। अब क्या होता है कि अपन को एक बात, इसको कैलकुलेशन करना है तो कैसा करना है, तो हम सब जानते हैं कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो हम 10 को लेकर बाहर इसको प्लस कर देंगे और इनको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको डिजिट को 9.6, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और ब्रैकेट के बाद ये अपन ने 10 ले लिया, और 10 के ऊपर जो पावर है उनको अपन ने प्लस कर देंगे। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 66.24 इंटू 10 दी पावर 8 और 6 14 हुआ। अब क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 6.624 इंटू 10 दी पावर क्या हो जाएगा, 10 दी पावर, अब क्योंकि आपने इधर एक डिजिट को खसका दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 15 हो जाएगा। इस तरीके से इसका अपन मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं नंबर का साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक बार अपन उसको देख लेते हैं। भाई इसमें क्या करना होता है, 10 को कॉमन लेना होता है। जैसे यहाँ पर भी क्योंकि मुझे फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, मैं सीधी ले लेता हूँ नंबर यहाँ पे 2.34 इंटू 10 दी पावर 3 है। इसको हम प्लस करने जा रहे हैं, सम करने जा रहे हैं, किसका, 5.67 इंटू 10 दी पावर 2 में। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम किसी एक नंबर को 10 के ऊपर पावर को इक्वल करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि अगर इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाऊं तो इसमें से मतलब राइट हैंड लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और नहीं तो फिर ये करूं कि इधर का पॉइंट उठा के 0.5 कर देता हूं, मतलब ये जो पॉइंट है इधर ले आ रहा हूं तो ये 3 हो जाएगी पावर। बेटर मुझे यहाँ लग रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3.4, मतलब इस पॉइंट को एक डिजिट में कहा, लेफ्ट में लेके गया, और लेफ्ट में लेके गया तो 3 पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि पावर माइनस हो जाती है जितनी अपन डिजिट को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, और ये प्लस 5.67 इंटू 10 दी पावर 2।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, 10⁻² हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये 23.4 इंटू 10⁻², ये भी हो गया, प्लस 5.67 इंटू 10⁻², ये भी हो गया। तो हम 10⁻² कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, और ये प्लस 5.67 इसको ब्रैकेट में ले लो, और ये 10⁻² को कॉमन ले लो, ये मतलब मल्टीप्लाई में ये। अब इनको अगर अपन प्लस करते हैं तो अपना आंसर आता है 29.07 इंटू 10⁻²। अब क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लेना है तो इस पॉइंट को कहाँ आना चाहिए, 2 के बाद आना चाहिए, तो 2.907 पॉइंट को आप इस साइड ले आए, यानी अपने साइड लेके आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी उतनी, है तो 10⁻³ हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर है। ये अपन इस तरीके से इनको प्लस कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के ये अपन ने ऑपरेशन कुछ देखे, और भी दिए गए हैं, तो आप इसको यहाँ पर देख के अपन न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। और ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। जैसे इसको कह रहा है कि राइट द साइंटिफिक नोटेशन। अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट को अपन क्या करना के 7 के बाद पॉइंट आनी चाहिए, तो कितना जीरो आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4 को इस साइड जा रहा है। और अगर इस साइड आ जाए, नहीं इस साइड अगर डेसिमल को ले आए तो क्या आ जाएगा, प्लस में लगाएंगे, तो यहाँ प्लस लगाया है, ये नंबर क्या आ गया, 1 2 3 4, फिर पॉइंट, तो 10⁻5। ऐसे ही इसको लिखा है, अपन ने यहाँ पर पॉइंट ले आए इधर से लेके, तो 8 इंटू 10⁻5। तो ये था अपना साइंटिफिक नोटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी क्या होता है और प्रीसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी और प्रीसीजन को समझ रहे हैं अपन। देखिए क्या होता है कि एक एग्जाम्पल से मैं अगर इसको भी मैं पहले अगर आपको बताऊं तो बेटर रहेगा कि मैं पहले इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं, फिर आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या मतलब है। हिंदी मीनिंग देखें, एक्यूरेसी यानी कि सटीक बिल्कुल वैल्यू, शुद्ध वैल्यू, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि ये भी परिशुद्ध वैल्यू कहलाएगी, किंतु ये जो वैल्यू रहती है वो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो नहीं निकला है मेरे से, एक को बोला जाता है, हाँ नहीं वो सिग्निफिकेंस को सार्थक अंक बोला जाता है। एक्यूरेसी को यानी परिशुद्ध और शुद्ध वैल्यू ऐसा कुछ बोला जाता होगा, खैर ध्यान नहीं आ रहा है, पर मीनिंग बता देता हूँ। एक्यूरेसी यानी सटीक वैल्यू। जैसे आपकी एज कितनी है, तो आपने कहा कि मेरी एज तो सर 16 ईयर है, ये सटीक वैल्यू है 16, मतलब 16 है। अब कोई एवरेज निकाल रहा है, ये कर रहा है, तो फालतू परेशान हो रहा है। आपके हैप्पी बर्थडे है और उस दिन आपकी जो एज है वो 16 है, मतलब 16 है, ये एक्यूरेट है। किंतु प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन में यह होता है कि एक ने कहा कि उसको पता नहीं है आपका बर्थडे वगैरह, एक ने कहा यार ये 15 और 11th मंथ हो गए, इसका 15 ईयर चल रहा है। दूसरे ने कहा कि भाई हाँ 15 ईयर, एक ने कहा 15 ईयर चल रहा है, दूसरे ने कहा कि हाँ 15 ईयर लगभग, अब 16 ईयर आने वाला है, 16 ईयर आने वाला है, 15 ईयर चल रहा है, तो मतलब वो दोनों सही है भाई। 15 ईयर चल रहा है, दूसरा करा हाँ 16 ईयर आने वाला है, मतलब दोनों ने एक ही बात बोल दी कि ये 16 ईयर इसका चल रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं बताया उन्होंने, एक्यूरेसी नहीं बताई, किंतु नियरली क्लोजली उसने वैल्यू सही बताई, तो उसको कहा जाता है प्रिसीजन। अच्छा, एक्यूरेसी में भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी ने आपको सटीकता के बिल्कुल नियर कहले यार इसकी एज तो क्या होगी, 15 साल 11 महीने होगी, अगले महीने इसका बर्थडे है, तो मतलब उसने लगभग एक्यूरेसी बताई है, इसलिए वो भी एक्यूरेसी ही कहलाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको बहुत क्लोज है। और यहाँ पर दो लोग अपनी बात बोल रहे हैं और दोनों की वैल्यू उसके बराबर है, तो उसको प्रिसीजन वैल्यू कहा गया। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपकी लाइफ का दिया। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आपकी बुक में, और यहाँ पर भी इसके मीनिंग समझेंगे। एक्यूरेसी डिस्क्राइब किया जाता है क्लोजनेस सिंगल मेजरमेंट को, जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नियर होती है, उसको अपन एक्यूरेसी कहते हैं। और एक्यूरेसी कहते हैं, इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू
is said to be the measurement is accurate। अगर जो मेजरमेंट किया गया है और बिल्कुल उसकी वैल्यूज नियर है एक्चुअल वैल्यू के, तो ट्रू वैल्यू के लिए, जैसे एक एग्जांपल दूं, आपने 200 ग्राम वैल्यू है और आपने कितना निकाला है, 200 में 2 ग्राम मान लेते हैं अपन, 2 ग्राम वैल्यू है और आपने कितना निकाला है, 1.9 निकाला है। और 100 ग्राम भी लेके चलो तो 100 ग्राम कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 ग्राम क्या हुआ कि वैल्यू या 99 वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू 200 वैल्यू के लगभग क्लोज है। इस पॉइंट को हटा दो, 200 है और आपने 119 निकाली, तो इसके बिल्कुल क्लोज है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। अब एक्यूरेट वैल्यू जो बिल्कुल क्लोज हो उसको कहा जाता है एक्यूरेसी वैल्यू। कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है, एक एग्जाम्पल लेके कह रहा है कि अपन ट्राई कर रहा है, कोई वेट निकाल रहा है ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू 12 ग्राम है। थोड़ा मैंने नोट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुई है, उसको ठीक करेंगे अपन। 12 ग्राम है और एक्चुअल वैल्यू 12 ग्राम है और कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, तो उसका जो मीन आया वो 2-3 मेजरमेंट लिए, उसका मीन आया 10.8। तो इसकी एक्यूरेसी निकालनी होती है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, एक्यूरेसी निकालनी है तो एक्यूरेसी को एसी कर दी मैंने शॉर्ट में। और मीन वैल्यू क्या है आपकी, मीन वैल्यू है 10.8, तो 10.8 है मीन वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू जितनी भी हो उसमें से इसको माइनस कर देते हैं अपन। तो ट्रू वैल्यू जो रहती है, अगर अपन ने 12 माना है तो ये 12 ट्रू वैल्यू, तो इसमें डिफरेंस जो कितना आया उस डिफरेंस को अपन बोला जाएगा। जैसे इसकी मीनिंग, इसकी थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करें। ट्रू वैल्यू उसका मीन कम नहीं आएगा, ज़्यादा आना चाहिए था, ज़्यादा आना चाहिए था। मैं इसको चेंज कर, वहाँ आप भी चेंज कर दीजिएगा जब भी आप इसको नोट से करो। तो अपन मान लेते कि उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो इतनी है, ये ऐसा मान लेते ट्रू वैल्यू है इसकी 10.8 है और उनकी मीन वैल्यू निकाली गई 12, तो माइनस 10.8 करेंगे तो 1.2 इसकी एक्यूरेसी वैल्यू में जो डिफरेंस आया वो आएगा। अब प्रिसीजन क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि ये क्लोजली है, यहाँ पर अपन ने आंसर देखा, एक्यूरेसी क्लोज डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ द सिंगल मेजरमेंट वैल्यू। और यहाँ प्रिसीजन डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। मतलब दो वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल मेजर इक्वल है। जैसे कोई वैल्यू 200 ग्राम है, पॉइंट लगा रहा हूँ मैं बार बार, 200 है और एक ने 194 निकाली है वैल्यू, दूसरे ने 195 निकाली है, तो ये क्या है, ये प्रिसीजन वैल्यू कहलाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल नियर वैल्यू है। यहाँ पर प्रिसीजन की वैल्यू का मतलब यही होता है। तो प्रिसीजन वैल्यू क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है क्लोज वैल्यू क्या है, इसको कि हाउ क्लोजली द इंडिविजुअल वैल्यू, आप जो इंडिविजुअल ए ने किया और ये बी है इंडिविजुअल है, इन दोनों की वैल्यू कितनी एक दूसरे की क्लोजली है, इसको अपन प्रीसीजन कहते हैं। इट इज रिफर टू बी क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, इट इज एक्सप्रेस एज डिफरेंट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रीसीजन इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू से उसको माइनस करके अपन इसको निकालते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आई। अब देखो ये जो वैल्यू है इसके बारे में, इंडिविजुअल वैल्यू का मतलब क्या, जो इंडिविजुअल वैल्यू में बोल रहा हूँ, तो इंडिविजुअल वैल्यू का मीनिंग क्या, तो इंडिविजुअल वैल्यू का मीनिंग है कि जो सहायक वैल्यू, सहायता, अरिथमेटिक मीन वैल्यू इज a way to assess the difference between single measurement and average of many measurement। तो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू वो सहायता करती है कि डिफरेंस कितना है सिंगल मेजरमेंट में और एवरेज में, जो मैनी वैल्यू ली गई हैं उसके एवरेज में कितना डिफरेंस है उसको बताने के काम में आता है।
अरिथमेटिक मीन तो आपको मालूम है कि सेवरल वैल्यू ली जाए और सेम क्वांटिटी की और उसका मीन निकाल लिया जाए तो उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। प्रीसीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहाँ पर और देख लो आप। कह रहा है कि द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड द मीन वैल्यू, जो मीन मेजरमेंट होता है और इंडिविजुअल वैल्यू होती है उसमें जो डिफरेंस बहुत कम होता है उसको अपन प्रीसीजन वैल्यू कहते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर रहा हूँ। द स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड द मीन, द मोर स्पीसीज द मेजरमेंट इज कंसीडर। यहाँ पर जैसे मैंने ए और बी की बताई है, या यूं कहें कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो और एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नियर है तो उसको भी अपन प्रीसीजन वैल्यू कहेंगे। ये जो प्रीसीजन वैल्यू है इन ए और बी की, ये प्रीसीजन वैल्यू है। एक ने 94 निकाला है मीन और एक ने 95 निकाला है, किंतु ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। प्रीसीजन वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो 200 है, ये 200 के पास नहीं है। तो ये कौन सी है? ये प्रीसीजन वैल्यू है, नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू। परंतु कभी कभी क्या हो जाएगा कि दोनों नहीं होते हैं, नहीं एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी नहीं इंडिविजुअल वैल्यू मानी जाएगी। कब? जब क्या हुआ कि वैल्यू आई 0, ये 200 सपोज 4 आ गई और दूसरी आई 194, तो नहीं ये एक्यूरेट वैल्यू है और नहीं ये प्रीसीजन वैल्यू है, क्योंकि यह वैल्यू नहीं एक्यूरेट वैल्यू के नियर है और न ही ये वैल्यू प्रीसीजन के इक्वल है। तो इसी कंडीशन को अपन दोनों को इसको इस तरीके से मानते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब ये नेक्स्ट जो है अपन इसको देखने जा रहे हैं। इसमें ये जो फार्मूले मैंने बताया वो फार्मूला एक्चुअली जहाँ लिखे हुए थे आपने देखा वो क्या है, तो कह रहा फार्मूला शो करते हैं कि सिंगल मेजरमेंट जो हो रहा है उसमें डेविएशन कितना आ रहा है, एवरेज डेविएशन क्या है अदर मेजरमेंट के कंपैरिजन में। जैसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, अ लो डेविएशन सजेस्ट गुड प्रिसीजन, मीनिंग द मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट एंड क्लोज टू ईच अदर। जितना कम उसमें डेविएशन होता है वो यह सजेस्ट करता है कि जो प्रिसीजन वैल्यू मेजरमेंट किया गया था, मीन निकाला गया था, वो बिल्कुल सही निकाला गया था। एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि वेट है किसी सब्सटेंस का 5 टाइम गेट 3.2 ग्राम ईच टाइम। तो इसका मेजरमेंट जो किया जा गया तो उसकी मीन वैल्यू निकाल दी जाती है और उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको एक्यूरेटी में बताना होगा। ये एक एग्जांपल आपकी बुक का है, पहले अपन उसको देख रहे हैं इसके बजाय। For example, if the true value for the result 2.00 ग्राम है, 2 ग्राम है, ट्रू वैल्यू के ही रिजल्ट है, ट्रू वैल्यू है ये 2.00। ए स्टूडेंट को बोला गया कि मेजरमेंट करो और रिपोर्ट करो रिजल्ट को, तो उसने रिपोर्ट किया रिजल्ट को। ए ने कितना? पहला मेजरमेंट में 1.95 और दूसरे मेजरमेंट में वो लेके आया 1.93। टीचर ने उसको क्या बोला? टीचर ने कहा शाबाश बेटा, अच्छा काम करके आए हो, आपका जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो एवरेज वैल्यू 1.94 आ रही है। तो एवरेज वैल्यू जब 9.14 आई और जो एक्चुअली वैल्यू थी वो तो 200 ग्राम थी, तो क्या हो गया कि ये जो वैल्यू लेके आया दोनों, ठीक है ना, 1.5 और 1.93, तो टेक टू मेजरमेंट एंड रिपोर्ट द वैल्यू इज दिस। These value are precise as they are close to each other but not accurate। ये दोनों वैल्यू देखो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज में है, 1.945 और 1.93, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, तो इसके लिए इसको अपन प्रीसीजन वैल्यू कहेंगे, किंतु इसको एक्यूरेट वैल्यू नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1.94
ये 2.00 से बहुत दूर है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। प्रीसीजन है क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और एवरेज आया तो दोनों लगभग सेम सेम वैल्यू में आ रहा है, दोनों का एवरेज। अब दूसरे को देखिए, बी को बोला गया आप मेजरमेंट करके आइए, तो दूसरा मेजरमेंट करने गया। जब दूसरा मेजरमेंट करने गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि दोनों वैल्यू को मिला के नहीं, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के नियर है और न ही इनकी एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल है। तो नहीं ये प्रिसीजन वैल्यू है, नहीं ये एक्यूरेट वैल्यू है। दूसरा सी गया तो पहला मेजरमेंट वो लेके आया 2.01 और दूसरा लेके आया 1.99। तो यह जो वैल्यू है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना। अगला सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं और उनको किससे लिखे जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।